हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी ज्ञान में। आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास इकोनॉमिक्स का 3rd चैप्टर मुद्रा एवं बैंकिंग। तो इसमें हम मुद्रा के बारे में पढ़ेंगे। तो मुद्रा क्या है? तो मुद्रा को ऐसी वस्तु के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापक, स्थिति स्थगित भुगतानों के माप तथा मूल्य संचय हेतु संचय के रूप में स्वीकार की जाती है। उसे मुद्रा कहा जाता है। मुद्रा एक उपकरण है जिसका प्रयोग जो है विनिमय के माध्यम के रूप में किया जाता है। प्रोफेसर फ्रीडमैन के अनुसार अगर मुद्रा की बात करें तो करेंसी और वाणिज्यिक बैंकों की कुल समायोजित जमाओं का जोड़ है मुद्रा। और अगर सर जॉन मार्शल के अनुसार मुद्रा की बात करें तो मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है। अगला टॉपिक हमारा है वस्तु विनिमय प्रणाली। तो वस्तु विनिमय प्रणाली क्या था? तो जब मुद्रा नहीं था उस समय एक वस्तु से दूसरे वस्तु को अदला बदली करके वस्तु विनिमय किया जाता था। तो वस्तु विनिमय प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें वस्तु का विनिमय जो है वस्तु से किया जाता है। इस प्रणाली में वस्तुओं का ही लेन देन होता है, जैसे कि गेहूं के बदले चावल, कपड़े के बदले दाल आदि का विनिमय किया जाता है। अगर हम वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयाँ या फिर अवगुण की बात करें तो पहला आवश्यकताओं का दोहरा संयोग, यानी कि जब वस्तु विनिमय प्रणाली किया जाता था तो उस समय दोहरा संयोग खोजना मुश्किल होता था, यानी कि हमें जिस वस्तु की आवश्यकता है वह वस्तु वाला कोई व्यक्ति खोजने की बहुत कठिनाई होती थी। तो देखते हैं आवश्यकताओं का दोहरा संयोग क्या है। तो आवश्यकताओं का दोहरा संयोग वह स्थिति है जब दो लोगों की ऐसी दो वस्तुएं की ज़रूरत है जिनका वे आपस में विनिमय कर या फिर लेन देन कर अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि करना चाहते हैं। लेकिन यह बहुत कठिन है क्योंकि ऐसे व्यक्ति को खोजना जिसके पास उसकी ज़रूरत की वस्तु हो और उसको आपको जिस वस्तु की ज़रूरत हो वह उसके पास हो, यह बहुत मुश्किल होता था। दूसरा अगर कठिनाई की बात करें तो वह है मूल्य की एक समान इकाई का अभाव। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में जो है वह किसी वस्तु का उचित मूल्य तथा एक समान इकाई निर्धारित करना संभव नहीं होता है, जिसके कारण विनिमय करना कठिन हो जाता था। तीसरा, भविष्य में किए जाने वाले ठेकों के भुगतान में कठिनाई, यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली जो है वह भविष्य में किए जाने वाले ठेके के भुगतानों में काफ़ी कठिनाई आती है। जैसे आप अपने कर्मचारी को 10,000 प्रति महीना देने का समझौता करते हैं, तो क्या आप उसे गेहूं, टेबल या चावल देंगे? तो यह ऐसा नहीं हो सकता है। मुद्रा ने इसे काफ़ी सरल बना दिया जब मुद्रा का निर्माण हो गया। तो चौथा अवगुण की बात करें वस्तु विनिमय प्रणाली तो वह है बचत या बचत हस्तांतरण में कठिनाई, यानी कि आज के युग में जो बचत का काफ़ी महत्व होता है, लोग सेविंग करके रखते हैं बैंकों में। हम बचत सुरक्षित भविष्य तथा निवेश के लिए करते हैं, परंतु वस्तु विनिमय प्रणाली में बचत करना तथा बचत को एक जगह से दूसरी जगह हस्तांतरित करना अत्यंत कठिन कार्य है। वस्तु विनिमय प्रणाली में हम बचत वस्तु के रूप में करते हैं जिससे पूंजीगत हानि होने का भय बना रहता है, जैसे वस्तु का खराब हो जाना आदि। अगला टॉपिक हमारा है मुद्रा की आपूर्ति या फिर पूर्ति, यानी कि मुद्रा की जो पूर्ति की जाती है हमारे अर्थव्यवस्था में वह किस प्रकार होता है। तो मुद्रा की पूर्ति से अभिप्राय एक निश्चित समय पर देश में लोगों के पास कुल मुद्रा के स्टॉक से है। अगर इसकी बात करें मुद्रा पूर्ति की तो जनता के पास करेंसी प्लस बैंकों के पास मांग जमाएं प्लस रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं हैं, वह मुद्रा पूर्ति के बराबर होता है। जैसे कि अगर इसे लिख सकते हैं MS = C, यानी कि जनता के पास करेंसी, DD यानी कि मांग जमाएं और फिर OD यानी कि अदर जमाएं। तो यह मुद्रा पूर्ति कहलाता है। यहाँ पे है C नकद करेंसी जिसे कहा जाता है, DD मांग जमाएं और OD अन्य जमाएं। अगर हम मांग जमा की बात करें तो यहाँ लिखा गया कि वे जमाएं जो किसी भी समय मांगने पर बैंक से निकलवाई जा सकती है या फिर जिन्हें चेक द्वारा भी निकाला जा सकता है, उसे ही मांग जमा कहा जाता है। अगला टॉपिक हमारा है मुद्रा पूर्ति के घटक, यानी कि मुद्रा की जो पूर्ति होती है उसके घटक। तो पहला आवश्यक रिजर्व अनुपात, जैसे कि RRR कहा जाता है। तो नकद मुद्रा का वह भाग जिसे वाणिज्यिक बैंक केंद्रीय बैंक के पास रखते हैं, वह आवश्यक रिजर्व अनुपात कहलाता है।
इसके अंतर्गत मांग राशियाँ, जमा राशियाँ, SLR जिसे कि वैधानिक तरलता अनुपात कहते हैं, वो सब आते हैं। आवश्यक रिजर्व अनुपात और मुद्रा पूर्ति में विपरीत संबंध पाया जाता है। अगर रिजर्व अधिक होगा तो मुद्रा पूर्ति कम होगा, और अगर रिजर्व कम है तो मुद्रा पूर्ति अधिक होगा। दूसरा मुद्रा पूर्ति के घटक है जनता को नकद रखने की इच्छा, यानी कि नकद मुद्रा रखने की इच्छा और मुद्रा पूर्ति के बीच भी विपरीत संबंध पाया जाता है। अगर जनता अत्यधिक मुद्रा रखेगी, मनी ज़्यादा रखेगी अपने पास, तो जो बाज़ार में होगा वह मुद्रा की पूर्ति कम होगी, सप्लाई कम हो जाएगा। और अगर जनता अपने पास कम रखेगी तो बाज़ार में सप्लाई बढ़ जाएगा मुद्रा की। तीसरा है मुद्रा की चलन वेग। तो यह मुद्रा की मात्रा और मुद्रा की चलन गति का गुणनफल होता है। जैसे कि यहाँ मनी सप्लाई यानी कि मुद्रा पूर्ति बराबर M × V, यानी कि मुद्रा की जो है मात्रा और मुद्रा की चलन गति का गुणनफल होता है। यहाँ पे जो M है वह चलन में मुद्रा की मात्रा है और V जो है वह मुद्रा की गति को दिखाता है। चौथा अगर बात करें हम मुद्रा पूर्ति के घटक, तो है वह उच्च शक्ति मुद्रा। तो जो वाणिज्यिक बैंक के पास सुरक्षित और जनता के पास सिक्कों तथा नोटों के रूप में जो विद्यमान मुद्रा को उच्च शक्ति मुद्रा कहा जाता है। इसे हाई लिखा जाता है, H यानी कि हाई पावर मनी। तो H बराबर होता है C यानी कि करेंसी प्लस RR प्लस ER, जहाँ पे H जो है वह हाई पावर मनी है, उच्च शक्ति मुद्रा, और ER जो है एक्सेस रिजर्व है यानी कि अधिक के रिजर्व, और RR जो है वह रिक्वायर्ड रिजर्व है जिसे कि आवश्यक रिजर्व कहा जाता है। यह बैंक सीमाओं के विस्तार और मुद्रा पूर्ति के निर्माण का आधार होता है। साथ ही साथ मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन को समझने में सहायता प्रदान करता है। इसका निर्माण जो वह केंद्रीय बैंक और सरकार के द्वारा किया जाता है। अगला टॉपिक हमारा है मुद्रा के उत्पादक, यानी कि जो मुद्रा आती है हमारे देश में वह कहाँ से आती है। तो पहला देश की सरकार द्वारा छापी जाती है। दूसरा देश की बैंकिंग व्यवस्था यानी कि बैंकों द्वारा। तीसरा केंद्रीय बैंक तथा वाणिज्यिक बैंक के द्वारा मुद्रा की पूर्ति की जाती है। अब हम आगे देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा है मुद्रा के प्रकार, यानी कि मुद्रा वह कितने प्रकार की होती है। तो पहला आदेश मुद्रा। तो आदेश मुद्रा वह मुद्रा होती है जो सरकार के आदेश के द्वारा जारी की जाती है, और यह उस देश के लोगों द्वारा कानूनी तौर पर विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार की जाती है, उसे ही आदेश मुद्रा कहा जाता है। दूसरा है न्यास मुद्रा। तो न्यास मुद्रा वह मुद्रा होती है जो प्राप्तकर्ता और अदाकर्ता यानी कि जो देने वाला और लेने वाला उनके बीच विश्वास पर आधारित होता है तथा विनिमय के माध्यम के रूप में भी इसे स्वीकार की जाती है। तीसरा पूर्णकाय मुद्रा। तो पूर्णकाय मुद्रा वह मुद्रा होती है जिसका वस्तु मूल्य मौद्रिक मूल्य के बराबर होता है, जिसमें सिक्के को शामिल किया जाता है। चौथा है शाख मुद्रा। तो शाख मुद्रा वह मुद्रा होती है जिसका मौद्रिक मूल्य वस्तु के मूल्य से अधिक होता है, जिसे कि नोट शामिल होते हैं। अगला टॉपिक हमारा है मुद्रा के विकास का क्रम, यानी कि जो मुद्रा का विकास हुआ वह किन चरण में हुआ है। तो सबसे पहला था धातु मुद्रा, उसके बाद आया कागज मुद्रा, उसके बाद आया कड़ी मुद्रा जिसे कि हार्ड मनी कहा जाता है, सिक्के। उसके बाद आया मुलायम मुद्रा जिसे कि सॉफ्ट मुद्रा कहा जाता है, यानी कि कागज वाले मुद्रा। चौथा आया उष्ण मुद्रा जिसे कि हॉट मनी कहा जाता है। फिर आगे आया सस्ती मुद्रा जिसे कि चीप मनी कहा जाता है, और यह किन्स के द्वारा प्रयुक्त किया गया था, जो किन्स अर्थशास्त्री थे। उसके बाद आया महंगी मुद्रा, फिर आया स्वीकार्यता कसौटी मुद्रा। तो इस तरह यह अगला टॉपिक हमारा है RBI दृष्टिकोण। 1979 में प्रकाशित रिपोर्ट के अंतर्गत 4 मौद्रिक सूचक को शामिल किया गया है, यानी कि जो RBI के द्वारा निकाला गया था रिपोर्ट, उसमें 1979 में वह 4 मौद्रिक सूचक को शामिल किए थे। पहला है M1। तो M1 होता है उसमें जो है C + DD + OD को शामिल किया जाता है, यानी कि C करेंसी प्लस मांग जमाएँ प्लस अदर जमाएँ यानी कि अन्य जमा को शामिल किया जाता है। और M1 को जो है संकुचित मुद्रा कहा जाता है, नैरो मनी। दूसरा जो है वह M2 है जिसके अंतर्गत M1 प्लस पोस्ट ऑफिस के पास जमाएँ शामिल किया जाता है। अगला M3। तो M3 में जो है वह है M1 प्लस TD ऑफ कमर्शियल बैंक, यानी कि टर्म डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक
को और फिर M1 को शामिल किया जाता है M3 में। M3 को जो वह वृहद मुद्रा कहा जाता है, ब्रॉड मनी। अगला M4, तो M4 जो है M3 प्लस टोटल डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस आते हैं, यानी कि M3 को पूरा लिया जाता है और पोस्ट ऑफिस के पास जमाएँ होती हैं उसे रखा जाता है M4 में। M0 एक ठो होता है, उसमें मेनली M1 को रखा जाता है, C प्लस DD प्लस OD यानी कि रिजर्व मुद्रा। अगला टॉपिक हमारा है मुद्रा के कार्य, यानी कि मुद्रा के क्या क्या कार्य होते हैं। तो मुख्यतः जो है मुद्रा के दो कार्य होते हैं। पहला है मुद्रा के प्राथमिक कार्य और दूसरा होता है मुद्रा के गौण कार्य, यानी कि मुद्रा के द्वितीयक कार्य। तो हम मुद्रा के प्राथमिक कार्य को देखते हैं। तो मुद्रा के प्राथमिक कार्य में पहला आता है विनिमय का माध्यम। तो मुद्रा एक ऐसा उपकरण है जिसका प्रयोग जो है विनिमय के माध्यम के रूप में किया जाता है। वस्तुओं तथा सेवाओं के क्रय विक्रय में मुद्रा एक माध्यम का कार्य करती है, और मुद्रा के बिना जो है वस्तु का विनिमय वस्तु में किया जाता था, जिससे कि वस्तु विनिमय में काफ़ी कठिनाइयाँ होती थी। लेकिन मुद्रा ने क्रय तथा विक्रय गतिविधियों को अलग कर दिया है। दूसरा प्राथमिक कार्य में है मूल्य की इकाई। तो मुद्रा किसी भी वस्तु तथा सेवा का उचित मूल्य निर्धारित करने में सहायता करती है, और प्रत्येक वस्तु तथा सेवा का मूल्य जो होती है वह मुद्रा के विनिमय वस्तु से किया जाता है। मुद्रा की तरह मूल्य की कोई साझी इकाई नहीं थी। दूसरा मुद्रा का कार्य है कि मुद्रा के गौण या फिर सहायक कार्य, जिसे कि मुद्रा का द्वितीयक कार्य कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत पहला है स्थगित भुगतानों का मान, यानी कि जो स्थगित भुगतान वह होता है जिनका भुगतान अभी ना करके भविष्य में किसी समय किया जाता है। मुद्रा के कारण जो है भविष्य में किए जाने वाले भुगतानों का भुगतान करना सरल हो गया है, और ऐसे भुगतानों का भुगतान वस्तुओं तथा सेवाओं के रूप में करना कठिन होता है। और मुद्रा के इस कार्य के कारण वित्तीय बाजार की उत्पत्ति हुई है तथा निवेश में कई गुना वृद्धि हुई है। दूसरा है मुद्रा के द्वितीय कार्य के अंतर्गत मूल्य का संचय। तो जो मूल्य का संचय का अर्थ होता है कि धन का संचय। तो आज के युग में बचत का काफ़ी महत्व है, और हम बचत सुरक्षित भविष्य तथा निवेश के लिए करते हैं। मुद्रा के कारण धन का संचय करना काफ़ी आसान हो गया है, और अब धन को आसानी से कागजी मुद्रा के रूप में संचित करके रखा जा सकता है, जबकि वस्तु विनिमय प्रणाली में धन का संचय करना वस्तु के रूप में जो होता था वह किया जाता था, जिससे टूट फूट तथा पूंजीगत हानि का भय रहता था। मुद्रा के जो सहायक कार्य था या फिर गौण कार्य, उसमें तीसरा है मूल्य का हस्तांतरण। तो जो मुद्रा ने धन के हस्तांतरण को काफ़ी सरल कर दिया, जबकि वस्तु विनिमय प्रणाली में धन को वस्तु के रूप में एक जगह से दूसरी जगह हस्तांतरित करना काफ़ी कठिन कार्य था। मुद्रा के इस कार्य के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार की हुई तथा FDI सरल हो गया है। मुद्रा का तीसरा कार्य है मुद्रा के आकस्मिक कार्य, जिसमें कि साख का आधार, उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि देने का साधन, पूंजी की गतिशीलता में सहायक, राष्ट्रीय आय के वितरण का आधार और पूंजी को तरल बनाने में सहायक है। मुद्रा का चौथा कार्य है कि मुद्रा के अन्य कार्य, यानी कि तो इसमें निर्णय की वाहक, तरलता दायक और शोधन क्षमता की सूचक को शामिल किया जाता है। अगला टॉपिक हमारा है मुद्रा की मांग, यानी कि मुद्रा की मांग कहाँ होती है। तो लेन देन के उद्देश्य से होता है, आकस्मिक उद्देश्य से होता है और सट्टेबाजी के उद्देश्य से होता है। यहाँ पे T बराबर होता है F, यानी कि T जो है वह इनकम का फलन है। T इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ Y, यानी कि इनकम, और जो S है वह R का फलन है। S इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ R। अगला टॉपिक हमारा है मुद्रा के मूल्य का निर्धारण। जो मुद्रा की कीमत होती है उसका निर्धारण कैसे होता है। तो जब मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति बराबर हो जाते हैं तो मुद्रा के मूल्य का निर्धारण हो जाता है। यानी कि बात करें तो मुद्रा की मांग को इस तरह दिखा सकते हैं और पूर्ति को इस तरह, या मुद्रा की मांग या मुद्रा की पूर्ति। तो यहाँ पे जो संतुलन होगा उसी समय मुद्रा की कीमत का निर्धारण हो जाएगा। यहाँ पे निर्धारण होगा कीमत का, मुद्रा का मूल्य कितना होगा। अगला टॉपिक है मुद्रा गुणक, यानी कि मनी मल्टीप्लायर। तो मुद्रा गुणक और उच्च स्तरीय मुद्रा का गुणनफल सदैव मुद्रा पूर्ति के बराबर होता है। अर्थात मुद्रा गुणांक मुद्रा पूर्ति और उच्च स्तरीय मुद्रा या उच्च शक्ति मुद्रा का अनुपात होता है। यहाँ जो M होता है M बराबर वह MH, यानी कि मुद्रा गुणक
इंटू उच्च स्तरीय मुद्रा होता है, यानी कि M इज टू M डिवाइड बाय H, जो कि M3 डिवाइड बाय M0 होता है, यानी कि ब्रॉड मनी को रिजर्व मनी से डिवाइड किया जाता है। M बराबर होता है C+CD, डिवाइड करना पड़ता है C+R से, जो कि M बराबर C+D और M बराबर C+R होते हैं। तो इस तरह यह हमारा टॉपिक समाप्त हुआ।